नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान स्कूल मंडावा की ओर से संचालित इन स्पेशल ए क्लासेज में मैं मैं संजय रॉयल फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम जो है उसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर सेकेंड जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं इसमें। अब अभी तक एक जो क्लास हमने पढ़ी थी चैप्टर सेकेंड के बारे में, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो है उनका डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है प्लांट्स में। हमें प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे, और ये चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले क्लास में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में होता है फ्लावर्स में। फ्लावर में कैलेक्स से कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चार अलग अलग होल जो है वो उनमें पाए जाते हैं। तो पहले हम मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है एंड्रोसियम में। एंड्रोसियम की एक यूनिट जो होती है वो होती है एक स्टेमन, और एक स्टेमन जो है वो एक माइक्रोस्पोरोफिल की तरह से काम करता है। इस स्टेमन में ऊपर की तरफ पाया जाता है एंथर, ये एंथर है। इस एंथर में 4 पोलन सैक होते हैं। एंथर या पोलन सैक की स्ट्रक्चर जो है वो हमने पढ़ी थी, जिसमें बाहर की तरफ एंथर वाल या पोलन सैक वाल होती है, जिसमें 4 लेयर जो है वो मिलती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स और उसके बाद में टेपिटम, और उसके भीतर की तरफ पाया जाता है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यूज। अब ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो पोलन सैक में है, यही आगे जाकर क्या करेगा, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करेगा, और वही माइक्रोस्पोर आगे जाकर मेल गेमेटोफाइट जो है जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं उसका डेवलपमेंट करेंगे। तो कैसे ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करते हैं, वह प्रोसेस जो है वो हम उससे आगे का जो पार्ट है उससे हम शुरू करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये होगी कैसे, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो इसके बेसिस पर हम सीधा सा ये कह सकते हैं, प्रोसेस इन विच वन माइक्रोस्पोर मदर सेल या डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस 4 पोलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर्स known as microsporogenesis. The biological process by which microspore mother cells produce microspores called microsporogenesis. ये प्रोसेस होती कहाँ पर है, माइक्रोस्पोरेंजियम में, और इसके थ्रू एक डिप्लॉयड सेल जो है वो 4 हैप्लॉयड सेल्स जो है वो बनाती है, जिनको हम माइक्रोस्पोरे कहेंगे। अब ये प्रक्रिया या प्रोसेस जो है वो कैसे होगी, तो इसका लीनियर डायग्राम यदि हम देखें तो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसकी जो एक सेल है, जैसे ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, कोई एक सिंगल सेल जो है वो एक माइक्रोस्पोरोजिनस सेल का काम करेगी। तो एक माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है जो डिप्लॉयड नेचर की है। इसमें माइटोसिस होते हैं बार बार, और माइटोसिस से बाद में जाकर ये पूरी तरह से डेंस साइटोप्लाज्म वाली एक सेल बना लेती है, जिसमें एक बिगर न्यूक्लियस जो है या बिगर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ऐसी सेल को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसे पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। ये भी प्लॉइडी के बेसिस पर देखा जाए तो कैसी होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है। ये सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें मियोसिस होगा, और एक डिप्लॉयड प्लांट सेल या डिप्लॉयड बायोलॉजिकल सेल जब मियोसिस प्रोसेस के थ्रू गुजरती है तो प्रोड्यूस करती है टोटल 4 हैप्लॉयड सेल्स। तो इसमें भी 4 हैप्लॉयड सेल्स या 4 माइक्रोस्पोर जो हम वो प्रोड्यूस होंगे, जिनको माइक्रोस्पोर या पोलन्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यही चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो आगे जाकर 4 पोलन ग्रेन भी बनाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक पोलन मदर सेल जो है वो आगे जाकर 4 पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करती है या 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस करती है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि ये जो 4 माइक्रोस्पोर इसमें बने हैं, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राड कंडीशन में मिलेंगे। टेट्राड कंडीशन का मतलब क्या होगा कि ये एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिवाइड होकर 4 सेल जैसे बना लेती है, लेकिन ये चारों की चारों सेल जो हैं इनकी जो सेल वाल है वो अलग नहीं होगी, ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे। इस कारण से इनका एक पूरा ग्रुप या समूह बनता है। अब 4 माइक्रोस्पोर का ये जो ग्रुप है इसी को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड। अब ये सभी प्लांट्स में जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उसमें माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राड की कंडीशन में बनेंगे, लेकिन ये माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं।
पहला टाइप जो है वो होगा टेट्राहेड्रल, जो मेनली डाइकोट्स, ज़्यादातर डाइकोट्स प्लांट जो है उसमें टेट्राहेड्रल टाइप का ही पोलन टेट्राड बनता है। इसमें क्या होगा, इसमें माइक्रोस्पोर चारों जो है टेट्राड में वो इस तरह से दिखाई देंगे। इनके जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार का होगा कि एक 3 माइक्रोस्पोर जो है वो तो इसमें दिखाई देते हैं, 1 2 3, और एक जो है वो इनके पीछे छुपा हुआ होता है। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो बनेंगे। एग्जाम्पल ध्यान में रखें, इनके ज़्यादातर डाइकोट्स प्लांट में ये मिलते हैं। दूसरा है आइसोबाइलेटरल, जो मोनोकॉट्स में मिलता है। आइसोबाइलेटरल टाइप का जो है उसमें माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा, 1 2 3 और 4। ये 4 माइक्रोस्पोर इस प्रकार से हैं कि चारों के चारों जो वो दिखाई देते हैं, एक दूसरा, नीचे तीसरा, नीचे चौथा, इस प्रकार से सीधे सीधे इनका अरेंजमेंट जो है वो पाया जाता है। ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड है। इसके बाद में है डेक्यूसेट टाइप का टेट्राड, जो पाया जाता है मैग्नोलिया नामक प्लांट में। ये कैसा दिखाई देगा, ये इस प्रकार से नजर आता है। इसमें इनकी व्यवस्था देखें तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर जो है वो यहाँ पर है, दूसरा माइक्रोस्पोर यहाँ पर है, बाकी जो 2 बचे हुए माइक्रोस्पोर हैं वो इस प्रकार से इसके नीचे अरेंज होते हैं, इसलिए सामने से केवल एक ही दिखेगा, एक इनके पीछे रहता है। तो 2 इस प्रकार से हो गए, 2 जो है वो इनके ऊपर क्या होंगे, 2 इनके ऊपर अरेंज होंगे 90 डिग्री एंगल पर या रेक्टेंगल पर जो है वो दिखाई देंगे। इसलिए 2 एक साइड के ऊपर या नीचे वाले, इसको यदि हम थोड़ा घुमा कर देखें तो ये नीचे वाले 2 दिखने लगते हैं, ऊपर वाला एक दिखेगा। तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि एक तरफ के जो है वो तो 2 दिखते हैं और एक तरफ से केवल एक दिखता है। ये मिलता है मैग्नोलिया में। एक होता है टी शेप्ड टाइप का टेट्राड। टी शेप्ड जो है उसमें 2 माइक्रोस्पोर इस प्रकार से अरेंज है और 2 उनके ऊपर नीचे इस प्रकार से अरेंज है, इसलिए टी शेप्ड का दिखेगा, जो मिलता है एरिस्टोलोकिया प्लांट्स में। एक लीनियर टाइप का, लीनियर में जिसमें चारों माइक्रोस्पोर जो है सीधे सीधे एक लाइन में अरेंज होते हैं, ये हेलोफिला में मिलता है। तो ये 4 प्रकार के माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हैं या पोलन टेट्राड जो हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं। अब इस टेट्राड के अंदर एक चीज और थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा, एक विशेष पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं कैलोज। कैलोज नामक पदार्थ गोंद का काम करता है, जो इनको आपस में, या एडेसिव का काम करता है, जो इनको आपस में चिपकाए हुए रखता है। बाद में जाकर ये अलग हो जाते हैं, एक साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बाद में अलग भी हो जाएंगे। जब ये अलग होंगे तो उनमें अलग होने का उसका कारण क्या होगा, क्योंकि ये जो वाल है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और इस वाल को बनाने वाला जो पदार्थ है कैलोस, जो इनको जोड़े रखता है, इसका डिकम्पोजिशन कर देता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं कैलेज। तो कैलेज एंजाइम के द्वारा ये डिग्रेडेड हो जाता है कैलोस और फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। जब माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे तब वो कहलाएंगे पोलन ग्रेन और वो फिर डेवलप करेंगे मेल गेमेटोफाइट को। तो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट जस्ट अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ तक ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और उससे रिलेटेड पोलन टेट्राड वगैरह तक का हमने जो पढ़ा है, उसमें कुछ विशेष बातें थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है स्पेशल नोट के रूप में। नॉर्मली यदि देखा जाए तो प्लांट में बाद में जाकर ये जो कई यहाँ इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई सारे माइक्रोस्पोर और फिर कई सारे पोलन ग्रेन बनते हैं। फिर इसके बाद में इस एंथर का डेहिसेंस होगा, ये एंथर फूटेगा, अभी इसके अंदर बंद है, जबकि इनको बाहर निकलना है क्योंकि ये फीमेल गेमेट तक जाएंगे और उसका फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए इसका फूटना जरूरी है, इसका डेहिसेंस होना जरूरी है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंथर डेहिसेंस। ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। एंथर डेहिसेंस में योगदान करती है एंडोथीसियम। कल भी पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इसमें अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, जिससे इसमें यू टाइप की, यू शेप की पट्टियां जो स्ट्रिप जो हैं वो बन जाती हैं। फिर इनमें टेंशन क्रिएट होता है, तनाव होता है, जिससे ये टूट जाती हैं। इनको तोड़ने वाली जो सेल्स हैं उनको ओस्टियम सेल्स भी बोल देते हैं। तो एंडोथीसियम की ओस्टियम सेल्स जो है वो माइक्रोस्पोर को बाहर निकालने के लिए एंथर का डेहिसेंस करती हैं। ये अलग अलग टाइप से हो सकता है। यदि एंथर का डेहिसेंस जो है वो इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ से टूट जाए जैसा कि ओसिमम सेक्टम या तुलसी में होता है, या फिर ये यहाँ से टूट जाए लॉन्गिट्यूडिनली, ट्रांसवर्स टूटता है ओसिमम में, इस तरह से टूटता है वो होता है चाइना रोज या फिर कॉटन प्लांट जो है उनके अंदर, या फिर सोलेनम नाइग्रम प्लांट जो है उसमें एंथर जो है उसमें छोटे छोटे पोर बनते हैं, पोरस डेहिसेंस ये कहलाता है।
तो ये अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, हालांकि ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर नॉर्मली यदि हम देखें तो पोलन ग्रेन जो है वो सिंगल या अलग अलग यूनिट के रूप में बाहर बिखरते हैं, लेकिन आक अपने यहाँ पर उगने वाला नॉर्मल जो खरपतवार वीडी प्लांट है उसकी हम बात करें, उसके अंदर यदि हम देखें तो उसमें पोलन ग्रेन जो है वो एक थैले में बंद रहते हैं। ये जैसे पोलन ग्रेन है तो ये इस प्रकार से एक थैले में बंद रहेंगे और इसको हम कहेंगे पोलिनियम। तो ये पोलिनियम एक साथ मिलकर बनाते हैं पोलिनिया। तो पोलिनिया के अंदर बंद रहते हैं। तो पोलिनिया जो है या पोलिनियम जो है वो किस में मिलता है? कैलोट्रोपिस प्लांट में मिलता है, उसको ध्यान में रखोगे। या कैलोट्रोपिस प्लांट जो है उसमें पोलन ग्रेन किस रूप में बाहर मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, वो है पोलिनियम स्टेट में। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें कई सारे पोलन ग्रेन आपस में जुड़कर क्या करते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन्स भी बनाते हैं, जैसे ड्रोसेरा टाइफा वगैरह जैसे प्लांट। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। इसके अलावा एक कंडीशन आती है पोलिस्पर्मी। नॉर्मली यदि देखा जाए तो एक टेट्राड के अंदर 4 ही माइक्रोस्पोर होते हैं, लेकिन कई बार कुछ प्लांट में एक टेट्राड में 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर भी हो जाते हैं एक साथ। इस कंडीशन को कहा जाता है पोलीस्पोरी। तो यहाँ तक ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो हमने पढ़ा। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे, जो जिस तक हमें पहुँचना था वो है मेल गेमिटोफाइट जो निरूपित होता है या जो शो होता है पोलन ग्रेन के रूप में, उस पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट, ये दोनों जो हैं वो इसके अंदर हमें आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक बार मैं थोड़ा सा कैमरे को बंद करता हूं, तो उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं कि मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए यदि हम देखें, जैसे पोलन टेट्राड चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, आइसोबाइलेटरल हो, कोई से भी प्रकार का हो, उसमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो है वो अलग हो जाएंगे और अलग होने पर जैसे ये एक माइक्रोस्पोर इस तरह से अलग हुआ, ये दूसरा माइक्रोस्पोर जो है वो इस तरह से अलग हुआ। अलग होने के बाद में अब इसको हम पोलन ग्रेन कह सकते हैं। आगे बाद में जाकर ये जो शेप है इनकी वो कैसी हो जाती है, स्फेरिकल। तो ये एक स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं जिसमें एक न्यूक्लियस होता है जो हैप्लॉइड टाइप का होगा। ये सबसे पहले पोलन ग्रेन को निरूपित करता है। तो मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट जो सेल होती है वो एक माइक्रोस्पोर ही होता है, या माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ ए वन मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट को ये रिप्रेजेंट करेगा। और पोलन ग्रेन जो है वही वह स्ट्रक्चर है जो मेल गेमेटोफाइट है। मेल गेमेटोफाइट केवल पोलन ग्रेन के रूप में होता है। बहुत हाईली रिड्यूस्ड जनरेशन जो है वो होती है मेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। अब इसके अंदर यदि हम देखें तो इसमें एक न्यूक्लियस ये हो गया बाहर, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, कई सारे छोटे छोटे वोक्यूल्स जो हैं वो भी इसमें हैं, बाद में जाकर एक बड़ी वोक्यूल्स का फॉर्मेशन ये कर देते हैं। इसके अलावा ये जो सेल है पोलन सेल या पोलन ग्रेन जो है वो बाहर की तरफ 2 लेयर से घिरा हुआ होता है। अंदर वाली जो लेयर होती है जो पतली थिन लेयर होती है, डेलिकेट होती है, लचीली होती है, वो कहलाती है इंटाइन। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इसमें जो बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है वो होती है एक्साइन। एक्साइन जो है वो थिक, रफ और ऑर्नामेंटेड लेयर जो है वो पाई जाती है, जिसकी शेप जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकती है। थिकनेस भी अलग अलग प्लांट्स में स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है। ये एक्साइन कहलाती है। इस एक्साइन की एक विशेषता है, एक्साइन जो है इसमें एक विशेष पदार्थ मिलता है या एक विशेष सबस्टेंसेस मिलता है जिसका जमाव इसमें होता है, वो कहलाता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है इसको बायोलॉजिकली और फिजिकली रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ये इसके डीकम्पोजिशन को रोकता है और उसी के कारण से पोलन ग्रेन जो है वो कई सैकड़ों सालों तक भी प्रिजर्व कंडीशन में रह सकते हैं। उसका कारण उसका एक्साइन या उसमें पाया जाने वाला स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन इस पोलन ग्रेन को चारों ओर से घेर रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर ये होता भी नहीं है, जहां इसका डिपोजिशन एब्सेंट होता है और उसके कारण से इसमें एक्साइन में पोर बन जाते हैं। इन पोर्स को कहा जाता है जर्मेपोर और इन्हीं के थ्रू बाद में जाकर जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन का और उससे पोलन ट्यूब जो है वो बनती है। तो पोलन ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ निकलती है, वो जर्म पोर से ही निकलती है। नॉर्मली देखा जाए तो जर्म नंबर ऑफ जर्म पोर जो मिलते हैं एक पोलन ग्रेन में, उनकी संख्या या तो होती है 1 या होती है 3। मेनली
मोनोकोटिलिडन पोलन ग्रेन जो है उनमें एक, और डाइकोटिलिडन जो है उनमें 3 पोलन जर्म पोर जो है वो मिलते हैं। अब जर्म पोर चाहे 3 हो, पोलन ट्यूब हालांकि एक ही बनेगी आगे जाकर। इसके ये जो कंडीशन है या ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गई एक पोलन ग्रेन की या मेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर हुई। अब इसका डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट कैसे होगा उस प्रोसेस की बात करें तो शुरुआत में यदि देखा जाए तो एक माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन को। शुरुआती रूप में यदि देखा जाए तो इसमें केवल एक न्यूक्लियस है या केवल ये एक ही सेल के रूप में है, तो इसको हम यूनिसेलुलर कंडीशन या यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन कहेंगे। तो यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन ये मिलता है। अब ये यूनिसेलुलर पोलन ग्रेन या यूनिसेलुलर मेल गेमेटोफाइट जो है वो बाद में जाकर क्या बनाता है, बाइसेलुलर पोलन ग्रेन। उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें इसके अंदर ये जो न्यूक्लियाई है इस पोलन ग्रेन का न्यूक्लियाई, ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है, एक छोटा और एक बड़ा, एक स्मॉल न्यूक्लियाई, एक बिगर न्यूक्लियाई और सेकंड वन स्मॉलर न्यूक्लियाई। बाद में पहले इनका द्विध्रुवीय या साइटोप्लाज्म जो है वो भी क्या होता है, एक साथ ही होता है, लेकिन बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन भी इनके बीच में हो जाता है और उसके कारण से इस पोलन ग्रेन में 2 सेल जो है वो बन जाती हैं। ये हो गया अंदर का इंटाइन और ये हो गया इसके बाहर का एक्साइन। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेल्स इसमें बने हैं, इन दोनों सेल्स को हम क्या कहेंगे, पहले सेल वॉल फॉर्मेशन से पहले ये जो न्यूक्लियाई बनते हैं इनको क्या कहते हैं, उनको देखें। ये जो है वो कहलाता है वेजेटेटिव न्यूक्लियाई और ये कहलाता है जर्मिनेटिव न्यूक्लियाई। अब इसके बाद में आगे जाकर इन न्यूक्लियाई के बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तो 2 सेल बन जाती हैं, तब इनको हम कह देते हैं जर्मिनेटिव सेल और ये कहलाती है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव बिगर साइज जो है इसका बिगर होता है और साइटोप्लाज्म जो है वो भी इसमें डेंस होता है। आरएनए और प्रोटीन कंसंट्रेशन जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है जर्मिनेटिव सेल की बजाय, जबकि जर्मिनेटिव सेल जो है वो छोटी आकृति वाली होती है, उसमें न्यूक्लियाई भी छोटा होता है, डीएनए कंसंट्रेशन दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें आरएनए और प्रोटीन जो है वो लगभग एब्सेंट ही होते हैं या बहुत कम मिलते हैं। ये जर्मिनेटिव सेल जो है वो बार बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है या इसकी शेप जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। पहले शुरुआती अवस्था में देखा जाए तो ये इससे जुड़ी हुई रहती है, पोलन ग्रेन की जो वाल है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन बाद में जाकर ये पोलन ग्रेन की वाल जो है उससे अलग हो जाती है। तब देखा जाए तो शुरुआत में इसकी शेप जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस के टाइप की होती है, कॉन्वेक्स लेंस जैसी होती है। उसके बाद में इसमें चेंज आता है और ये चेंज आने के बाद में ये स्पिंडल टाइप की होने लगती है और लास्ट में जाकर देखा जाए तो ये एक बहुत पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो शो करती है। अब इसकी शेप का होना भी ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर इसमें पोलन ट्यूब बनेगी और ये जो पोलन ट्यूब इसमें बनेगी, इस पोलन ट्यूब के अंदर इसकी एंट्री होगी। जनरेटिव सेल जो है वो इस पोलन ट्यूब में एंटर हो जाती है और फिर मेल गेमेट का प्रोडक्शन ये करती है। तो पोलन ट्यूब में आसानी से ये बढ़ती रहे इसलिए इसका इस स्टेट में होना जरूरी है। यहाँ पर हम केवल इसी रूप में देखें तो यहाँ पर ये जो है वो शो करता है एक पोलन ग्रेन की बाइसेलुलर कंडीशन को। बाइसेलुलर कंडीशन में 2 सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो पूरे पार्ट को घेरे हुए है, जर्मिनेटिव सेल जो इसमें सस्पेंडेड है या इसमें तैर रही है, फ्लोट कर रही है, और उसके बाद में जब ये जर्मिनेटिव सेल पोलन ट्यूब में एंटर हो जाती है, साथ में वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो है वो भी इसके साथ समय आगे की ओर बढ़ता है। ये माना जाता है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई इस जर्मिनेटिव सेल के आगे आगे रहता है और पोलन ट्यूब को ये रास्ता दिखाने का काम करता है। हालांकि ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन जैसे भी हो ये इसमें आगे रहेगा और इसलिए इसको पाथ न्यूक्लियाई भी कहते हैं। हालांकि बाद में जाकर जब ये पोलन ट्यूब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लास्ट में जाकर ये खत्म भी हो जाता है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये अभी तक बना हुआ है। ये जर्मिनेटिव सेल जो है वो इसमें इंटर कर चुके हैं, तो उसके बाद में आगे जाकर इस जर्मिनेटिव सेल में डिवीजन होगा और इस डिवीजन से इसमें 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और ये दोनों जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो होंगे मेल गेमिट न्यूक्लियाई। अब इस कंडीशन को यदि हम देखें तो इसे हम कहेंगे 3 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट या 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, क्योंकि इसमें 3 सेल्स हैं, 2 मेल गेमेट और एक वेजिटेटिव सेल जिसका एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है। तो एक ग्रो करती हुई पोलन ट्यूब जो होती है उसमें मेनली यदि देखा जाए तो 3 न्यूक्लियाई मिलते हैं,
2 मेल गेमेट न्यूक्लियाई एंड थर्ड वन इज ए वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और ये इसकी 3 स्टेट कंडीशन को शो करता है। तो डेवलपमेंट में यदि हम देखें तो पहले सिंगल सेल के रूप में सिंगल सेल कंडीशन होता है, बाद में जब इसमें डिवीजन होता है तो उससे 2 सेल्स बनती है, एक वेजिटेटिव सेल एक जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल उससे अलग होकर फिर पोलन ट्यूब में इंटर हो जाती है और वो फिर 2 मेल गेमेट का प्रोडक्शन करती है। ये पूरा डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन है। तो डेवलप्ड मेल गेमेटोफाइट जो है वो नॉर्मल मैक्सिमम 3 सेल्ड कंडीशन को ही शो करता है। इस तरह से ये देखा जाए तो इसमें ये इतनी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ी। अब इसके बारे में कुछ और छोटी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। एक वर्ड आता है इसमें पोलन किट। पोलन किट जो है वो किसको कहेंगे? कई ऐसे प्लांट जिनमें पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, उनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी जो एग्जाइन है उनमें स्पोरोपोलिन के साथ साथ में लिपिड नेचर का स्टिकी नेचर का पदार्थ जो है वो भी पाया जाता है, और वो उन पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाता है, उनको सुगंधित बनाता है, उसमें नेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, और उस कारण से वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, ताकि इंसेक्ट उन तक आए और वो उनसे चिपक जाएं, इंसेक्ट के साथ में पोलन ग्रेन जो है वो चिपक जाएं। उसके लिए पोलन किट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये मिलता है किनमें? ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर्स जिनमें पोलिनेशन कीट या फिर बर्ड्स वगैरह के थ्रू होता है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनमें पोलन किट जो है वो भी मिलता है। इसके अलावा एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है, इस एग्जाइन में कुछ प्रोटीन नेचर के कंपाउंड जो है वो भी मिलते हैं, और ये जो है वो पहचान बनाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो सरसों का पोलन ग्रेन जो है वो सरसों की स्टिग्मा जो है उसी के ऊपर जाकर जर्मिनेट होता है, या फिर फर्टिलाइजेशन उसी का करता है। होने को हो सकता है सरसों पर किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन है वो भी गिर जाए, लेकिन उसका जर्मिनेशन ही नहीं होता है। इसका मतलब इनमें भी पहचान की क्षमता पाई जाती है, फ्लावर्स में भी, कि अपनी ही स्पीसीज का पोलन ग्रेन है वो पहचान कैसे करते हैं। जैसे एक विशेष ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है, वैसे ही एक विशेष स्टिग्मा के लिए एक विशेष पोलन ग्रेन होता है, और इनकी पहचान के लिए उत्तरदायी ये चाबी का काम जैसे पोलन ग्रेन करेगा, तो उस चाबी में जो आंकड़े होते हैं, जो उनमें विशेष संरचनाएं होती हैं, वो इस पर पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ही स्पीसीज के स्टिग्मा को। इसके अलावा कई बार ये प्रोटीन जो है वो नमी वगैरह की कंडीशन में बाहर भी निकल जाते हैं और एलर्जी वगैरह भी उत्पन्न करते हैं। एक घास आती है पार्थेनियम, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है वो हाईली एलर्जिक होती है, इसके पोलन ग्रेन हाईली एलर्जिक टाइप के होते हैं। उसका कारण एग्जाइन में मिलने वाले जो प्रोटीन है वही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ तक आज हमने जो है वो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट और उसमें फिर गेमिट का प्रोडक्शन जो है यानी गेमेटोजेनेसिस जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मेल गेमिट कैसे बनते हैं यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसे चैप्टर में अगला जो पार्ट होगा वो है फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन, जो फीमेल गेमेटोफाइट में होगा। और फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो फ्लावर के गाइनोसियम जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। कैसे, ये जो है वो हम अगली क्लास में कल इसकी स्टडी जो है वो करेंगे। यहाँ तक का ये जो चैप्टर के थ्रू हमने पढ़ा है इसको आप देखें, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके या कॉल करके अशोक जी को बता दें, उसको हम दोबारा से रिवाइज भी कर देंगे। या समझ में नहीं आता है तो आपको साथ में नोट्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं, उन नोट्स को आप कॉपी में उतारोगे भी, नोटबुक में कॉपी भी करोगे, और उसके अलावा नहीं समझ में आता है तो उनसे आप समझने का प्रयास करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।